हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके थे कल सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है सेल का, और ये इसका मतलब पार्ट 3 है ना। तो इसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल सेंट्रोजोम के बारे में बता चुका हूँ पार्ट 1 में, सॉरी पार्ट 2 में। और ये पार्ट 3 होगा, है ना। सेल चैप्टर का ये पार्ट 3 है। तो इसमें मैं बताऊंगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होता है ना। सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्टकट में ईआर भी बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो नोन एज द इंटर स्केलेटल एंड इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द इंटरनल सपोर्ट ऑफ द सेल। कहने का मतलब, जैसे आप घर बनाते हो, घर में क्या लगता है? वहाँ पर एक कॉलम लगता है, क्या करने के लिए? कि जो छत है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी प्रकार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका काम करता है? सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब उसको, मतलब दबने से या पचकने से उसको रोकता है ना। और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब स्केलेटल, जैसे कि हमारे बॉडी में स्केलेटल मतलब हड्डी होता है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तब हम खड़ा हो पाते हैं। उसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी क्या बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के लिए एक सपोर्ट का प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द इंटरनल सपोर्ट ऑफ द सेल। क्या करता है? हमारा जो सेल होता है उसको इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसका काम प्रोटीन बनाना भी होता है। क्या होता है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन किस तरह से बनाता है, आइए हम देखते हैं। देखो, ईआर जो है दो प्रकार का होता है ना। इसको दो भाग में बांटा गया है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कि लिपिड प्रोडक्शन करना। लिपिड मतलब वसा, वसा का निर्माण करना। जैसे कि चिपचिपा पदार्थ तेल टाइप का होता है, वो वसा का निर्माण करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? प्रोटीन प्रोडक्शन करना, मतलब प्रोटीन। रफ वाला रफ क्यों होता है? रफ वाला इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम का अटैचमेंट होता है ना। तो एक ग्रेनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो राइबोसोम होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो उसका अटैचमेंट होता है। तो उधर एक साइड में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ वाला होता है वो लिपिड प्रोडक्शन करता है, और रफ वाला प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ना। तो एसईआर इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसिस बाई इन एसईआर। तो देखो, यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन्स भी क्या होता है? सिंथेसिस होता है। किससे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, है ना। अब आते हैं राइबोसोम। हम लोग ऊपर में पढ़ चुके थे कि यहाँ पर राइबोसोम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वो राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम आर ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एस डेंस पार्टिकल बाय द ग्रीगर पेलेडी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले पेलेडी के द्वारा देखा गया एक ग्रेनुअल, मतलब एक चना चना टाइप का लाइक स्ट्रक्चर देखा गया। कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वो क्या होगा? वो राइबोसोम है ना। इट आल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या होता है? यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री को के नाम से भी जो राइबोसोम को जाना जाता है। तो देखो, राइबोसोम को दो भाग में बांटा गया है। इसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के द्वारा उसको दो भाग में बांटा गया है। एक होता है 70s राइबोसोम, एक होता है 80s राइबोसोम। जो 70s राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो मैं, और एक लेक्चर आएगा और एक वीडियो में, तो उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट बताऊंगा, क्या क्या होता है प्रोकैरियोटिक, उसके बारे में बताऊंगा। सेल बहुत बड़ा चैप्टर, जितना पढ़ते जाएंगे उतना उसका राज खुलता जाएगा, है ना। तो 70s में यूकैरियोटिक, तो साफ साफ ये समझ रहे हो कि प्रोकैरियोटिक मतलब जो था प्रीमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म, जो दुनिया में सबसे पहले आया। जैसे कि मोनेरा में आएगा। जैसे कि मोनेरा में क्या होता है? आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है? ये होता है प्रोकैरियोटिक एलिमेंट। और यूकैरियोटिक क्या होता है? अमीबा, पारामीटर्स, मतलब प्रोटिस्टा से आगे आता है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, है ना। तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? 80s राइबोसोम होता है, जिसको 60s और 40s में बांटा गया है। और प्रोकैरियोटिक को 50s एंड 30s। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 और यहाँ पर 20 होना चाहिए तब होकर 70 होगा, ऐसा नहीं है। ये 50s और 30s में ही बांटा गया है, और ये 90 हो रहा है जोड़ने से, लेकिन ये ऐसा नहीं है, 60s और 40s में ही बांटा गया है ना। अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। इट इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। देखो, न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल्स है जिसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। इट इज अ कंट्रोलर, मतलब एक कंट्रोलर करता है। जैसे कि हमारा कंट्रोल कौन है? ब्रेन है। हमारा बॉडी को पूरा कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि मैनेजर होता है, मैनेजर पूरा एक कंपनी को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है, मतलब कौन क्या काम कर रहा है, किसको क्या काम देना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारा केंद्रक होता है वो सेल का कंट्रोल होता है, मालिक होता है ना। कि वो मतलब मैनेजर होता है कि कौन क्या काम कर रहा है, जैसे कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? वो क्या होता है? पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का, मतलब कुछ
काम होता है। अब लाइजोजाइम क्या होता है, सुसाइडल बैग होता है, आत्महत्या की थैली बोलते हैं जिसको, है ना। तो उसको काम क्या करता है, सफाई कर्मी का है, वो सफाई है ना, सफाई करता है सेल का। तो उसी प्रकार न्यूक्लियस देखता है कि कौन क्या काम कर रहा है ना। तो ये क्या होता है, ये मैनेजर होता है किसका, कोशिका का, है ना। उसका डिस्कवरी कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसका डिस्कवरी किया था। इन न्यूक्लियस क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, इन क्रोमोजोम डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंस। देखो न्यूक्लियस में क्रोमोजोम पाया जाता है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। क्रोमोजोम से हमारा जैसे संतान आता है तो माता पिता का कैरेक्टर उसमें आता है ना, क्रोमोजोम से पता चलता है। तो इन न्यूक्लियस क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस में प्रोटीन 80% होता है, डीएनए 10% होता है और अदर एलिमेंट 10% होता है। अब आता है लाइजोजाइम्स। लाइजोजोम क्या होता है, दिस आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी apparatus. The isolated of lysosomal vesicles are being found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzymes, hydrolyse, lipase, protease, carbohydrates, optimally active at acidic pH. इसका मतलब है लाइजोजाइम क्या करता है, लाइजोजाइम एक सुसाइडल बैग है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है और वो सेल को क्या करने में, मारने में काम करता है ना। जैसे कि कोई सेल खराब हो गया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया तो उसका प्रोटीन नहीं, उसका ये क्या एनर्जी नहीं बना रहा है, एटीपी नहीं बन रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो लाइजोजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि उसको छिड़क देता है। तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाता है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और ये क्या होता है, आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको, है ना। अब तीसरा आता है, लास्ट आता है सबसे लास्ट, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म को सबसे पहले हम लोग प्रोटोप्लाज्म देखेंगे। उसका अपर पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में 80% वाटर पाया जाता है ना। और एक कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस सब्सटेंस होता है और 80% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। अब प्रोटोप्लाज्मा को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है साइटोप्लाज्मा, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा वो होता है जैसे न्यूक्लियोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा होता है प्रोटोप्लाज्मा माइनस न्यूक्लियोप्लाज्मा। अगर हम लोग प्रोटोप्लाज्मा में न्यूक्लियोप्लाज्मा को हटा देंगे, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा भरा गया है उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, साइटोप्लाज्मा। जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। अब न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, है ना। केंद्रक में जो मास्टर ऑफ द सेल होता है, जो मैनेजर ऑफ द सेल होता है, उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्लाज्मा। थैंक यू दोस्तों इसका पहला पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो बन चुका है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको कृपया करके देख लें ताकि आपको सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह का शॉर्ट वीडियो पहुंचाते रहें। थैंक यू।